तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। मेरा नाम निहाल तिवारी और आज 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर में आज जो है हमारा सारा प्रोकैरियोटिक सेल्स खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी आज हमने 7 लेक्चर पढ़े उसमें सारा हमने सेल क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। प्रोकैरियोटिक्स को पढ़ा, प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। आज प्रोकैरियोटिक्स का लास्ट लेक्चर है। प्रोकैरियोटिक आज खत्म हो जाएगा तो कल से हम यूकैरियोटिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आज प्रोकैरियोटिक में क्या देखेंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, मैं कल नहीं बता पाया था तो आज बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल क्या होता है कि फ्लैजिला जो है वो मेन वर्क करता है, पिलाई फिम्ब्रे इतना वर्क नहीं कर पाता। मतलब वर्क करने का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि मोटेलिटी में, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें मोटेलिटी, हम मोटेलिटी भी तो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, उनको अगर फूड चाहिए, उनको फूड के लिए जो है मोटेलिटी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजिला बोलते हैं। बट मेनली वर्क कौन करता है, फ्लैजिला करता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। फ्लैजिला, ध्यान दीजिएगा, फ्लैजिला का बहुत डिटेल नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर जानना है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं स्ट्रक्चर बना के जो है आपको समझाऊंगा। फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसा होता है स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर और होता है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये जो है ऐसा। ध्यान देंगे, इस फ्लैजिला में, इस फ्लैजिला में ये जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या, कौन सा लेयर होता है, सेल वॉल का। सेल वॉल, आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। मैं जब स्ट्रक्चर बनवा रहा था, 6वें लेक्चर में शायद मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था, तो मैंने इसको नीचे साइड में ऐसे दिखाया था। ये आउट ग्रोथ ऑफ सेल है। फर्स्ट थिंग इसके बारे में क्या जाननी है, फ्लैजिला इज आउट ग्रोथ हो, रुकिएगा, आउट ग्रोथ ऑफ, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद देखेंगे ये सेल वॉल हो गया, और मैं लिख क्या रहा हूं, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ है। उसमें उससे भी पहले 2-3 बातें और देख लेते हैं। ये जो मैंने ब्लैक सा जो है अंदर की तरफ बनाया है, ये उसका हुक है। क्या है, ये उसका हुक है। और ये जो मैंने बल्गिंग सा एक नीचे साइड में बनाया, इसको हुक बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और ये जो है ये फिलामेंट है, फिलामेंट। अब ध्यान देंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एक्सटेंशन हो रहा है, बाहर की ओर आउट ग्रोथ हो रहा है, उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हुक का, सेकेंड पार्ट है बेसल बॉडी, थर्ड पार्ट हमारा फिलामेंट है। हुक क्या कर रहा है, देखो लॉजिकल सी बात है, अगर कोई चलेगा, कोई मूवमेंट होगी, हम ही चलते हैं, तो हमारे पैरों में कितने सारे जॉइंट्स होते हैं ना, विदाउट जॉइंट्स तो हम चल नहीं पाएंगे।
है ना, तो फिर ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जॉइंट्स होते हैं, हुक होता है, वो इसको पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? फिलामेंट वाले पार्ट को। और फिलामेंट वाले पार्ट को बैलेंस कौन करता है? बेसल बॉडीज की। देखिए, अगर सपोज कीजिए, थोड़ा जोकिंग लगेगा, बट सपोज कीजिए कि आपका एक हाथ ना हो या एक पैर ना हो, है ना, और आप चलो, एक हाथ नहीं होगा फिर भी आपको चलने में दिक्कत होगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा बॉडी का। एक पैर ना हो फिर भी आप चल नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं बनेगा। देखिए बैसाखी लेके चलते हैं, तो वैसे ही बेसल बॉडी होती है। मतलब देखिए, हमें चलने के लिए दोनों पैरों की जरूरत होती है या दोनों हाथों की जरूरत होती है, ताकि बॉडी को बैलेंस किया जा सके। बैलेंस में बॉडी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम मोटेलिटी कर सकते हैं। वैसे ही इसका भी है। बेसल बॉडी क्या कर रहा है? देखो, अंदर की तरफ थोड़ा सा हो गया है ना, इनफोल्ड हो गया है, तो बाहर वाले पार्ट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। सॉरी, तो क्या कर रहा है? बाहर वाले पार्ट को बैलेंस कर रहा है। हुक समझ में आया होगा। हुक एज अ जॉइंट है, उसको पकड़ के रखा है। और फिलामेंट क्या है? ये मोटेलिटी का पार्ट है, एक्चुअल मोटेलिटी यही करता है। देखिए, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो, अगर हमें फिलामेंट को लिखना हो, डिफाइन करना हो कि भाई फिलामेंट क्या है, एक फ्लैजिला है, उसमें फिलामेंट है क्या आखिर, है ना, तो इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे? आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बस आपको फ्लैजिला बस इतना सा ही समझना है, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी 3 पार्ट होते हैं, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है और फिलामेंट होता है, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल वॉल। बस आपको फ्लैजिला के बारे में इतना जानना होता है। पिलाई और फिम्ब्रे के बारे में एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। पिलाई एंड फिम्ब्रे do not participate in मोटेलिटी। जो पिलाई और फिम्ब्रे होते हैं, देखो, पिलाई और फिम्ब्रे को बताने को मैं बता दूं, बट आपके एनसीईआरटी में है नहीं। आप फिर कंफ्यूज होगे कि अगर पिलाई और फिम्ब्रे प्रेजेंट है तो फिर फ्लैजिला प्रेजेंट होने का क्या क्या रीजन है। और अगर मैं बता दूंगा पिलाई और फिम्ब्रे को अलग अलग, तो फिर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि फिर पिलाई का वर्क क्या है, फिम्ब्रे का वर्क क्या है। देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं पिलाई और फिम्ब्रे को भी बता दूंगा, बट इसका बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक सेल्स के मूवमेंट के में कोई वर्क नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी भी ये लाइन लिखती है कि देयर इज नो रोल ऑफ पिलाई एंड फिम्ब्रे इन मोटेलिटी। तो इसको नोट कर लेंगे, स्टेटमेंट, पिलाई एंड फिम्ब्रे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मोटेलिटी। मोटेलिटी में ये मतलब चलने में ही कोई हेल्प नहीं करते, बस हेल्प क्या करता है? ये फिलामेंट करता है। तो इतनी बात को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आज के जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक, सेल इनवेलप। क्या पढ़ेंगे? सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, है ना। इनवेलप के मतलब क्या होता है?
लिफाफा होता है। इन्वेलप मतलब लिफाफा, सेल इन्वेलप मतलब सेल का लिफाफा, ऐसे समझिए। सेल इन्वेलप जो होता है वो सेल के अंदर कंटेन मटेरियल को, जितने भी अंदर सेल के मटेरियल हैं उन सभी को क्या करता है, बहुत ही बचा के रखता है। एक्चुअल अभी देखेंगे बैक्टीरिया को भी बचा के रखता है। बैक्टीरिया जो है लिविंग नहीं होती, ठीक है, बैक्टीरिया कोई लिविंग सेल्स नहीं है, बट बैक्टीरिया लिविंग हो जाती हैं जब वो किसी होस्ट बॉडी को पाती हैं। तो अब होस्ट बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया मर क्यों नहीं जाती, वहां भी तो उसको नॉन लिविंग होना चाहिए। मान लीजिए होस्ट बॉडी लिविंग है और जब बैक्टीरिया अंदर जा रही है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में जा रही है, वहां भी तो उसको जो है नॉन लिविंग फॉर्म में रहना चाहिए ना, वहां लिविंग कैसे हो जाती है। या तो अगर लिविंग हो रही है तो उसको नॉन लिविंग होने से बचा कौन रहा है ना। देखिए ये सेल इन्वेलप में मैं एक स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, ध्यान देंगे उस स्ट्रक्चर को कहीं मतलब और जो है नहीं इंक्लूड कर देंगे। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था 6 लेक्चर में, वहां से कोई रिलेट नहीं करेगा। ये बैक्टीरियल जो है सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर आएगा सेल वॉल के ऊपर भी, वो उसका अलग फंक्शन होता है, मैं भी बताऊंगा। बनाते रहिए, ड्रॉ करते रहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 3 लेयर बनाई हुई है। अब तीनों लेयर को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वाला जो लेयर है इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप ये बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है बैक्टीरियल सेल में, प्लांट में सेल वॉल होता है। हाँ होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बट फॉर प्रोटेक्शन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है। सिर्फ बैक्टीरिया में, ओनली इन बैक्टीरिया, और किसी में नहीं कह रहा हूं कि मैं प्लांट में हो जाएगा, सिर्फ बैक्टीरिया। या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के हर जो है उसमें नहीं होगा, मतलब बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, तो प्रोटोजोन्स में ऐसी थोड़ी बात होगी कि उसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ बैक्टीरिया का फीचर है। हम प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, इसलिए जो है हम इसको पढ़ेंगे। हम इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि इसके 12th के चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ने लगेंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बैक्टीरिया का रोल क्या है, इसलिए हम पूरे बैक्टीरिया को डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, और लास्ट में क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या फंक्शन अपना प्ले करता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो इस तरह से होता है, वो प्रोटेक्शन का वर्क करता है। जैसे बारिश हो रही हो और हम घर से बाहर जाएं तो क्या करते हैं, रेन कोट या कुछ छतरी ले लेते हैं, रेन कोट ले लेते हैं ताकि हमें बारिश से न भीगे। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हम हेलमेट का यूज कर लेते हैं फॉर प्रोटेक्शन। तो ऐसे जब बैक्टीरिया होस्ट बॉडी में जाती है, देखो बैक्टीरिया की होस्ट बॉडी एनिमल में कोई भी हो सकता है, एक पशु हो सकता है, एक मनुष्य मतलब एक ह्यूमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया जिस पे भी होस्ट करेगी, है ना, जिसको भी अपना अगला टारगेट बनाएगी, क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। क्या एक्टिव हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स
इस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, तो इसके बारे में क्या एनसीईआरटी लिखती है? इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है, इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन, it is provide protection to bacteria from host immune system, host immune system, from host immune system। देखेंगे यहाँ पे जो है ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट, ये ओ है, ठीक है, होस्ट इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर बैक्टीरिया जा रहा है उसके इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने का काम कौन कर रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स कर रहा है। नई बात सुनी होगी या तो पढ़ ली होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। होस्ट के इम्यून सिस्टम से कौन बचा रहा है बैक्टीरिया को? ग्लाइकोकैलिक्स। इसलिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है और बताना जरूरी हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, इसी बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफर में भी यूज करेंगे। तो जीन ट्रांसफर में यूज करेंगे तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो यही है, इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके कैसे हम किसी जीन को कैसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लाइकोकैलिक्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा होस्ट इम्यून सिस्टम को से, फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यूनिटी से बचा के रखेगा किसको? बैक्टीरिया को। किसको बचा के रखेगा? बैक्टीरिया को। फिर सेल वॉल, सेल वॉल का वही फीचर है, सेल वॉल का पहला फीचर ये है कि इट प्रोवाइड रिजिडिटी it provide rigidity and help in collapsing of bacterial cell, या तो बस इतना लिखिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है बस। देखो सेल वॉल है तो वो कोलैप्स नहीं करेगा, कोलैप्स करने का मतलब वो बस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा लिख लेते हैं, इट प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है? प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कितना रिजिड है, कितना कठोर है वो उसको करता है। और प्रिवेंट करता है बस्टिंग मतलब फट जाना, तो बैक्टीरियल सेल को बस्ट होने से बचाता है, फटने से बचाता है। और क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो हमें पता ही है, ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। इसको तो 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। मेन हमारा जो पढ़ने का था, अब इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? सेल इनवेलप। क्या बोल रहे हैं? सेल इनवेलप। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स फर्स्ट पार्ट क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। सेकेंड क्या था? सेल वॉल था। थर्ड क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझाता हूँ फिर से। सॉरी, ले लिया होगा। अब देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है जो क्या कर रहा है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून बॉडी। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा सेल वॉल है, ये क्या कर रहा है? रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
और क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को बस्ट होने से, फटने से बचा रहा है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होता है, सेल मेम्ब्रेन का खास कोई इतना फंक्शन होता नहीं है, बट सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का होता है। हम सेल मेम्ब्रेन को एक बार फिर पढ़ेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ने लगेंगे। इसका बहुत रोल होता है किसमें, यूकैरियोटिक्स में। तो ये था सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में बस 5 मिनट की बातें और बची हैं, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आई थिंक। नहीं आया होगा तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, सबसे आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट इम्यून सिस्टम मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया फीड कर रहा है, उसके अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। वो भी किससे, उस जिसके अंदर वो जा रहा है उसकी इम्यूनिटी से। दूसरा सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यूनिक फीचर होता है हर बैक्टीरिया का और प्लांट का, ये जानते थे, ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, ये भी जानते थे, बट प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को बस्ट होने से, फट जाने से कौन रोकता है, ये रोकता है, ये नई चीज थी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत कुछ टॉप बात नहीं थी, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं थी, तो इसको नोट कर लेंगे और समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, सेल इन्वेलप को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल इन्वेलप देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल इन्वेलप। हम सेल को 2 पार्ट्स में कर देते हैं। एक पार्ट क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम निगेटिव। ध्यान देंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्या होता है इसको देख लेते हैं। ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम करके साइंटिस्ट थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब सेल इन्वेलप में ग्लाइकोकैलिक्स को देखा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में आया कि देखते हैं ये जो सेल इन्वेलप है ग्लाइकोकैलिक्स से सच में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था नेचर ऑफ सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप का नेचर कैसा है, मतलब जानना चाहते थे कि इतना यूनिक है तो इसका नेचर क्या होगा, है ना। तो देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पहले तो इन्होंने स्टेनिंग की थी। क्या किया था, स्टेनिंग की थी। देखो फुल प्रोसेस मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फुल प्रोसेस बहुत लेंदी भी हो जाएगा और इतना दिया भी नहीं एनसीईआरटी में, पर मैं मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश करूंगा। रिटेन, इन्होंने क्या किया, पहले स्टेनिंग की, स्टेनिंग की और इसकी भी स्टेनिंग की, स्टेनिंग, दोनों की स्टेनिंग की, ग्राम पॉजिटिव की भी ग्राम निगेटिव की भी स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है इन्होंने एक पैट्रिक प्लेट लिया, पैट्रिक प्लेट जिसपे हम अक्सर क्या करते हैं, बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं या केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो है ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड डालते हैं, उसमें कुछ सीरम मिक्स करते हैं और मिक्स करके जो है हम पता करते हैं कि इसमें कितना प्लेटलेट्स है, कितना आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बैक्टीरिया क्या है। तो वो पैट्रिक प्लेट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल प्लेट होता है, उसको लिया और उस पे जो है बैक्टीरिया सेल को डाला। बैक्टीरियल सेल डालने के बाद उन्होंने उस पे कुछ केमिकल डाला, उसी जो उस केमिकल को डाला उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, स्टेनिंग बोल रहे हैं इसको। उसमें भी उन्होंने सेम चीज की, ठीक है।
फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंड स्टेप क्या किया, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप उन्होंने किया रिटेन द स्टेन, रिटेन द स्टेन। देखो ध्यान दो, जब आप ब्लड टेस्ट तो नहीं देखा होगा कैसे होता है, पर मैं बताता हूं कैसे होता है। ब्लड आपका उस एक छोटा सा कांच का ग्लास लाते हैं, पैट्रिक प्लेट ही होता है, उस पर डालने के बाद उसको जो डॉक्टर होते हैं या जो क्लिनिकल होते हैं वो क्लीन कर देते, साफ कर देते। जो सोचो, अच्छा साफ करने के बाद उसमें क्या समझ में आएगा? साफ करने के बाद ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, पहले उन्होंने स्टेनिंग की, पहले उन्होंने केमिकल मिक्स करा बैक्टीरियल सेल में, फिर उसके बाद क्या किया, रिटेन द स्टेन, उस स्टेनिंग को साफ कर दिया। साफ करने के बाद जब उन्होंने देखा, तो मैं पैट्रिक प्लेट बना ही देता हूं, ये ऐसा। उसके बाद जब इन्होंने देखा, ये है बैक्टीरिया, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का जो है क्या मिला, ये बैक्टीरिया कैसे मिला, क्रिस्टल वॉयलेट। मीनिंग सही है ना, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, सही होगा। क्रिस्टल वॉयलेट, तो पहले तो उन्होंने ग्राम पॉजिटिव वाले को स्टेन किया, रिटेन द स्टेन, उसका स्टेन हटाया। फिर उसके बाद उनको क्या मिला, थर्ड स्टेप में उनको क्या मिला, जो बैक्टीरिया मिला वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर का मिला। क्रिस्टल वॉयलेट कलर का क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने स्टेनिंग ही जो है वॉयलेट कलर की थी। जो यहाँ पे स्टेनिंग की थी, जो केमिकल था वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर का था, तो वहां पे जब रिटेन कर दिया स्टेन तो क्रिस्टल वॉयलेट ही मिला, तो इसीलिए वो पॉजिटिव था। उसमें कोई ऐसी फीचर नहीं थी, ऐसा यूनिकनेस नहीं था कि उसको इसके कलर को कुछ और चेंज कर दे। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो क्या करता है, उसमें जो है लिटमस पेपर को, है ना, लिटमस पेपर का कलर चेंज होना केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। वैसे जस्ट एक्सपेरिमेंट ये भी है, ये इन्होंने स्टेनिंग की थी क्रिस्टल वॉयलेट कलर से, लास्ट में हम क्रिस्टल वॉयलेट ही हमें मिल गया। अब देखेंगे, इसकी भी स्टेनिंग हुई, इसका भी, बट इसका जो है ना ग्राम नेगेटिव का स्टेनिंग रिटेन नहीं किया गया, डू नॉट रिटेन द स्टेन, रिटेन द स्टेन। इस देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हमने ग्राम पॉजिटिव का स्टेनिंग रिटेन कर दिया था, हटा दिया था, बट यहाँ पे डू नॉट रिटेन द स्टेन, यहाँ पे स्टेनिंग हटाई ही नहीं, तो क्या हुआ, नहीं हटाई तो क्या हुआ, हटा, देखिए हटा दी थी तो क्या हुआ, वही चीज मिल गया, नहीं हटाई उसको ऐसा ही रहने दिया, तो हमें क्या मिला, पैट्रिक प्लेट बना लेते हैं। कुछ इस तरह से क्रिस्टल वॉयलेट से सैफरिन पिंक कलर का हमें कुछ मिला, मतलब ये तो जो था ये क्रिस्टल वॉयलेट था, ध्यान देंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, VOILET, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट इसके अंदर वाला दिख रहा है, इसके अंदर वाला क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट, बट इसके बाहर जो आया, हमने स्टेनिंग नहीं की, हमने क्रिस्टल वॉयलेट कलर की स्टेनिंग की थी इसमें भी, पर हमने उस स्टेनिंग को हटाया नहीं, तो क्या हमें मिला, सैफरिन, सैफरिन पिंक, सैफरिन पिंक कलर का उसके ऊपर एक कोट चढ़ गया। ध्यान देंगे, दोनों में स्टेनिंग हमने क्रिस्टल वॉयलेट की दोनों में कराई, फिर उसके बाद फर्स्ट में जो पॉजिटिव है उसमें हमने रिटेन कर दिया स्टेनिंग को हटा दिया, बट सेकेंड इसमें जो है हमने स्टेनिंग को नहीं हटाया, एज इट इज रहने दिया, तो हमें फाइनल रिजल्ट, जब स्टेनिंग को हटाया तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, क्रिस्टल वॉयलेट कलर। जब हमने नहीं हटाया तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर किसमें चेंज हो गया, उसके ऊपर एक और कोटिंग आ गई, एक और जो है लेयर आ गया, सैफरिन पिंक कलर का। इससे ये पता चलता है ये जो है ये ग्राम निगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल इनवेलप के पर हमने दो मतलब
पार्ट्स में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में है भी नहीं और जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत कम इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1-2 साल में आया होगा तो होगा, बट आई थिंक नहीं आया है आज तक, तो इससे क्वेश्चन नहीं है। बट जो बोर्ड्स के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको नोट कर लें, जो है कभी कभी बोर्ड्स में आ जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा है, हो गया होगा। फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर समझा दूं। स्टेनिंग करते हैं हम एक ही चीज से, क्रिस्टल वॉयलेट से। एक में रिटेन कर दिया, क्रिस्टल वॉयलेट को हटा दिया, रिटेनिंग कर दिया स्टेन का, तो क्रिस्टल वॉयलेट ही मिला। बट एक में हमने स्टेनिंग नहीं की, मतलब स्टेन को हटाया ही नहीं, स्टेनिंग की पर स्टेन को नहीं हटाया, तो क्या हुआ, सैफरन पिंक कलर का कुछ कोटिंग मिल गया, उसको और प्रोटेक्शन मिल गई बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूँ। हो गया होगा, सॉरी। अब ध्यान देंगे, थिकनेस, जो ग्लाइकोकैलिक्स था उसके थिकनेस के बारे में जो है थोड़ा सा दिया हुआ है कि अगर जो है थिक हो जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स मान लो कुछ इस तरह से था, सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स बनाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ इस तरह से था, फिर उसके अंदर एक और लेयर थी, उसके अंदर एक और लेयर थी। फिर अब मान लो हम कैसे कर रहे हैं, रुकना तो जरा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, थिक हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, थिक हो रहा है ना। एक में थिन है और एक में क्या है, थिक है। डिफरेंस दिख रहा होगा। इसका जो मैंने ग्लाइकोकैलिक्स बनाया है, ग्लाइकोकैलिक्स, और इसका, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक थिक है एक थिन है। देखिए, जो थिन ग्लाइकोकैलिक्स है वो क्या होता है, वो स्लाइम लेयर स्टिकी होता है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइनेस, बैक्टीरिया ड्राई न हो जाए उससे बचाता है। तो ये स्लाइम होता है, स्लाइम मतलब पतला, थिन। तो क्या करता है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फॉर ड्राइनेस होने से रोकता है। अगर पतला होगा बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स, अगर पतला होगा तो वो क्या करेगा, ड्राइनेस नहीं होने देगा, ड्राइनेस को प्रिवेंट कर देगा। बट यहीं पे जो अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिक हो जाए, क्या हो जाए, थिक हो जाए, तो ये क्या करेगा, थिक होने के बाद ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म द टफ लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म द टफ लेयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, उस लेयर को क्या बोलेंगे, कॉल्ड कैप्सूल। कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल क्या करेगा, ये कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्शन का वर्क करेगा, प्रोटेक्शन का वर्क करेगा। तो आज मैंने बहुत वक्त लेके बहुत ध्यान से सारी चीजों को डिटेल से आराम से समझाया है। एक बार फिर इसको समझ लेंगे, अगर ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल में जो है वो थिन हो गया है, स्लाइम हो गया, तो क्या करेगा, ड्राइनेस को रोकेगा, ड्राई नहीं होने देगा उसको। और अगर वो थिक हो गया तो ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म लेयर कॉल्ड कैप्सूल, जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो इतनी सी बात थी आज हमारा। नोट कर, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स पूरा खत्म हो गया। 7 लेक्चर लगे पर हमने बहुत डिटेल में सेल्स से लेकर, सेल के स्ट्रक्चर से लेकर, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से लेकर ग्लाइकोकैलिक्स एंड पॉइंट तक पूरा का पूरा जो है हमने बहुत डिटेल में देखा। अब इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हालांकि स्ट्रक्चर नहीं दिया है उसका, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर तो दिया है बट ऐसे कोई बनवा के नहीं बताता, पर मैं एक ही स्ट्रक्चर बनवा के आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, स्ट्रक्चर बनवा के बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है उसकी डिटेलिंग करेंगे। तो आगे जब वीडियोस आएंगी तो वो थोड़ी सी लंबी होंगी, आज की भी लंबी थी क्योंकि इसको समझाना था। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ बैक्टीरिया का जो है, सिर्फ बैक्टीरिया का मतलब वो है फीचर है और किसी का नहीं, ना तो प्रोटोजोन का, ना ह्यूमन का, ना प्लांट का, सिर्फ बैक्टीरिया का। ध्यान देंगे, बैक्टीरिया को हम बहुत डिटेल में भी पूरे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया आएगा ही आएगा, इसलिए बैक्टीरिया को इतने डिटेल से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आज बहुत टाइम लेके आपको ये चीजें समझाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो वीडियो तो और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे जो लेक्चर आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।